तो लास्ट क्लास हमने जो डिस्कस किया था बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेक्शन के बेस पर कोलाइड्स को। तो हमने बताया था दो तरीके के होते हैं, लायोफिलिक और दूसरे होते हैं बेटा लायो। हल्का सा ओवरव्यू फिर से दे दे रहा हूं मैं। लायोफिलिक मींस क्या है, जैसे आप कोई भी सब्सटेंस डालें किसी लिक्विड में, देन वो इंटरेक्शन शो कर ले यहाँ पर मिक्स हो जाए और डायरेक्टली क्या बन जाए, वो कोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाए, देन होता है लायोफिलिक। लायोफिलिक में क्या होता है, आप सब्सटेंस डालते हैं लिक्विड में, वो मिक्स नहीं होता है, देन आपका कोलाइड नहीं बनता, डायरेक्टली कोलाइड नहीं बनता। और आप क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंट डालते हैं, वो डालने के बाद क्या होता है, वो मिक्स होता है, फिर कोलाइड बनता है। क्लियर क्या? यस सर। तो इन शॉर्ट लायोफिलिक का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिसका लिक्विड के साथ क्या हो, इंटरेक्शन हो। फोबिक मींस क्या, फोबिया मींस सब्सटेंस का लिक्विड के साथ क्या है, इंटरेक्शन नहीं है, फोबिया वो आपस में मिक्स ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये वाला हम पूरा डिस्कस कर चुके थे लायोफिलिक में, और इससे पहले वाला जो भी हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ कोलाइड्स में, उसमें इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिव मीडियम के बेस पर एक टाइप के हो सकते हैं, और कोलाइड में, ट्रू सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, सारे हमने डिफरेंस डिस्कस किए थे। यदि उनमें कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे डिस्कस करें लायोफिलिक। किसी को दिक्कत है बेटा? यस सर। चलो तो फिर स्टार्ट करते बेटा। लायोफोबिक, देखो जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है बेटा, फोबिया है तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड के साथ वो मिक्स ही नहीं होना चाहिए। तो आप देखते डेफिनेशन क्या लिखा बेटा हमने, द वर्ड लायोफोबिक मींस लिक्विड हेटिंग, तब लिक्विड को हेट कर रहा, वो लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, आप किसी भी मेटल को यदि वाटर में डालोगे तो मेटल वाटर में डिसॉल्व होगा क्या? अच्छा, कोलाइड का फॉर्मेशन एक फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है? फिजिकल। बेटा सारे फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस में तो नए सब्सटेंस बन जाते हैं ना। सोप का वाटर में डालते तो कोई नया सब्सटेंस बन जाता है क्या? वो नो सर। तो सब फिजिकल चेंज है। अब कोई मेटल आप वाटर में डाल रहे हो तो मेटल वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करता है क्या? अब वो मेटल रिएक्शन कर जाए वो बात अलग है, रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। रिएक्शन कर जाए बात बिल्कुल अलग है, रिएक्शन होगी। ऐसा मेटल डाल रिएक्शन नहीं करता, सपोज करो इसमें आप गोल्ड डाल दो तो गोल्ड से रिएक्शन करेगा क्या? नो सर। कुछ नहीं करेगा, इंटरेक्शन भी नहीं करेगा, और नीचे सेटल होता जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से होते बेटा, मेटल, मेटल के सल्फाइड etc when simply mixed with the dispersion medium do not form the colloidal salt. Their colloidal salt can be prepared only by special methods. क्या होते हैं वो आप बाद में डिस्कस करना, as discussed later. Such substances are called lyophobic and the sols, सोल्स का मतलब होता है कोलाइडल सोल्स, तो सोल्स में कंफ्यूज नहीं होना, सोल्स formed by them are called lyophobic salts. यदि आपका सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर हो जाएगा, हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, तो इसको हम बोलने लग जाएंगे बेटा क्या, हाइड्रोफोबिक। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आगे देखते हैं। As their colloidal salts have to be prepared by indirect methods, कुछ indirect methods होते हैं, वो बाद में सीखेंगे इस चैप्टर में। They are also called extrinsic colloids, जो actual colloid नहीं है, वो colloids नहीं है। These salts are readily precipitated or coagulated. देखो यहाँ पर हम एक टर्म यूज करेंगे, coagulated। कोगुलेट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेट कराना है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। कोलाइड को हम बोलते हैं कि हमने कोलाइड को कोगुलेट करा दिया, मींस नीचे सेटल करा दिया, प्रेसिपिटेट करा दिया, कोगुलेट करा दिया, दोनों सेम टर्म है कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेटेड और कोगुलेटेड and hence are not stable.
तो ये जो कोलाइड्स होते हैं इनको आप बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, कोगुलेट करा सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड, एक बार आपने प्रेसिपिटेट करा दिया, दे डू नॉट गिव बैक द, बेटा माइक को आप रख लो जिसके भी माइक ऑन है। They do not give the, do not give back the colloidal salt by simply addition of dispersion medium। जैसे आपने एक बार प्रेसिपिटेट करा दिया, अब प्रेसिपिटेट कैसे करा सकते हैं, कुछ भी तरीका है, उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, प्रेसिपिटेट कराने के भी तरीके आगे आप सीखोगे। आपने एक बार प्रेसिपिटेट करा दिए, मतलब है कि आपने जो डिस्पर्जन मीडियम था और जो डिस्पर्स फेज था उनको आपने सेपरेट कर दिया, उसके बाद वापस से आप डिस्पर्जन मीडियम डालोगे तो कोलाइड बन जाएगा क्या? तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। एक बार मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ बेटा। जैसे आपके पास ऑयल है और ऑयल और वाटर का आप कोलाइड बनाना चाह रहे हैं, तो एक तो ऑयल बहुत आसानी से मिक्स नहीं होगा, आपने कुछ स्पेशल मेथड लगा के आपने ऑयल वाटर को मिक्स करा दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने Yes, sir. कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए, क्या होता है वो आपने सीखे, हमने ऑयल वाटर को मिक्स करा दिया। अब आप किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ऑयल वाटर को सेपरेट कर ले रहे हैं, आप वापस से आपने इनको सेपरेट कर लिया। अब वापस से यदि आप ऑयल में वाटर डालोगे तो वापस से कोलाइड बनेगा क्या? यस बेटा ऑयल में वाटर डालोगे तो कोलाइड नहीं बनेगा, वो फिर से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑयल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वाटर कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, फिर से आपको स्पेशल मेथड लगाना, स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेगा ना। नहीं समझे मैं क्या Yes, कह रहा हूँ? जैसे आपके पास ऑयल वाटर था, ठीक है, ऑयल वाटर को आपने स्पेशल मेथड करके आपने कोलाइड बना लिया, आपने अब ऑयल वाटर को अलग कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि हम वापस से ऑयल वाटर मिक्स करें और कोलाइड बन जाए, तो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, आप मिक्स कर लोगे तो मिक्स नहीं होगा, फिर से आपको स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे क्या? यस तो यही तो बोल रहे हैं लोग कि बेटा यदि आपने एक बार इनको प्रेसिपिटेट करा लिया, कोगुलेट करा लिया, तो आप वापस से डिस्पर्जन मीडियम डाल के वापस से इनका कोलाइड नहीं बना सकते। यदि आप फिर से स्पेशल मेथड लगाएगा तो फिर से बन जाएगा। फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड दे डू नॉट गिव बैक द कोलाइडल सॉल्ट बाय सिंपल एडिशन ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। ऐसा नहीं कि आपने कल डिस्पर्जन मीडियम ऐड कर दिया आपका कोलाइड बन जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम ऐड करने के बाद आपको स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे। Hence these salts are also called irreversible salts। इसलिए इन salts को हम बोलते हैं, या इन colloidal solutions को बोलते हैं हम irreversible salts। अभी यदि किसी भी लाइन में किसी को दिक्कत हो देन आप पूछ सकते हो, मैं बेटा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। कोई दिक्कत किसी को? नो चलो आगे बढ़े। उसको कोलाइड मतलब कोलाइड होता है सर, उसको सर दोबारा सूप बना सकते हैं क्या? आप सोप के कोलाइड से बोल रहे हैं कि हम सोप और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, ये पूछ रहे हो ना? यस हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, सोप सॉल्यूशन नीचे रह जाएगा। देखो मिल्क का एग्जांपल, मिल्क कोलाइड है क्या बेटा? यस सर फैट प्रोटीन का वाटर में जब उसको हम हीट करते हैं तो पूरा वाटर एवापोरेट नहीं हो जाता, फिर वो मिल्क फैट प्रोटीन बचता है जिससे खोया बनाते हैं हम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? यस मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपके पास मिल्क है, तो मिल्क क्या होता है बेटा, फैट प्रोटीन या विटामिन जो भी होते होंगे मिल्क में, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट फैट प्रोटीन तो कंफर्म है। फैट प्रोटीन किस में डिजोल्व होता है? वाटर में डिजोल्व होता है, मिल्क में। अब इसको आप हीट करते रहो तो वाटर यहाँ से इवापोरेट होता रहता है, लास्ट में आपका फैट प्रोटीन अकेला बचता है जो कि खोया के फॉर्म में मिलता है आपको। समझ गया ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो इसी तरीके से यहाँ पर आप सूप डाल दो, सर इसी तरीके से आप सूप डाल दो, इसको हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, सूप बच जाएगा आपका। यस सर, लेकिन फिजिकल मतलब पॉसिबल होगा ना अगर सर फिजिकल ऑप्शन होगा तो? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, कट क्या रहा बेटा, एक बार रिपीट करो, क्या बोल रहे हो आप? ये कह रहे कि मतलब जो सर फिजिकल ऑप्शन होगा सर, अगर
फिजिक्स ऑप्शन है तो ना उसका ना रिवर्सिबल होना चाहिए ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये ना तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना केमिकल एडजॉर्प्शन। बेटा एडजॉर्प्शन एक पिछला अलग टॉपिक था, यहाँ पर डिस्कस कर हम कोलाइड रिलेट नहीं करें उसको। एडजॉर्प्शन तो खत्म होगा पीछे। अब हम कोलाइड्स की बात करें। कोलाइड्स ऐसे सॉल्यूशन है जहां पर आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक होता है 1000 नैनोमीटर से होता है। तो यहाँ पर तो हम एडजॉर्प्शन की बात ही नहीं कर रहे बेटा। एडजॉर्प्शन कैसे आ गया यहाँ पर बेटा? यस रिलेट आप सर, मर्ज कर रहे हो दोनों कंफ्यूज है। टॉपिक। दोनों टॉपिक अलग अलग है। एडजॉर्प्शन खत्म है पीछे। अभी क्या है आपके पास वाटर में होता क्या है? वाटर में सोप के मॉलिक्यूल मिसेल बनाते हैं कि यदि आपको आइडिया हो, थोड़ा सा 10th में सीखा होगा आपने। यस और अभी सर। ऐसे मिसेल बनाते हैं ना, तो इन पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। अब इसको आप हीट करो तो वाटर निकल जाएगा, सोप का मॉलिक्यूल रह जाएगा यहाँ पे। यस सर, सर कंफ्यूज हो गए। ओके बेटा। और किसी को डाउट है बेटा? हटा रहा हूँ फिर मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2 टाइप का क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है बेटा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। जो आपके डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल्स के टाइप के बेस पर। अच्छा, पार्टिकल के टाइप के बेस का मतलब क्या है? यदि आपको कोलाइड्स बनाना है तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए क्या? यस है ना? अब कोई सा भी Yes, sir. डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल इस रेंज में कैसे आता है उसके बेस पर यहाँ पर क्लासिफाई किया। देखो कभी कभी क्या होता है कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है, लेकिन हम बोले कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएं, एग्रीगेट कर जाएं, पास पास आ जाएं, एक साथ अटैच हो जाएं, देन पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ सर। वो कोलाइडर रेंज में चला जाएगा क्या? यस सर। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? यदि आप सिंगल पार्टिकल की बात करें तो सिंगल पार्टिकल कोलाइडर रेंज में नहीं है, वो पार्टिकल बहुत छोटा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल क्या होगा आपस में एग्रीगेट हो गए, कलेक्ट हो गए। अब एक बड़ा पार्टिकल बना लिए जिसकी डायमेंशन इस रेंज में आ गई, देन वो कोलाइडर रेंज में चला गया। समझे क्या? हाँ सर। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन तो जरा एक बार देखते हैं। Depending upon how the different substances may have size in the range of colloids, the various types of colloids or colloidal dispersions may be divided into the following 3 categories। मतलब उनका साइज कोलाइडल रेंज में कैसे जाता है, किस तरीके से करते हैं वो, इस बेस पर उन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला मल्टी मॉलिक्यूलर, जैसे कि नेम से आपको सजेस्ट हो रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, क्या मल्टी हाँ मॉलिक्यूलर। सर। तो मल्टी मॉलिक्यूलर वो होता है कि जिसमें एक मॉलिक्यूल का साइज कोलाइडल रेंज में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, देन वो एग्रीगेट बनाएंगे, जिससे पार्टिकल का साइज किस में चला जाएगा, कोलाइड के रेंज में। कोलाइड की रेंज में। तो जरा देखते हैं बेटा। When on dispersion of a substance in the dispersion medium, a large number of atoms, बहुत सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स of the substance with diameter less than 1 nanometer aggregate together to form a species having size in the colloidal range. The colloids thus formed are called multimolecular colloids. कोई डाउट इसमें? नो सर। आपने यदि एक सिंगल एटम की बात की, आपने सिंगल मॉलिक्यूल की बात की, तो उसका साइज कोलाइड की रेंज में नहीं है, 1 नैनोमीटर से छोटा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एटम या फिर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट कर गए, जिससे उसका साइज किस में चला गया, कोलाइडर रेंज में चला गया। एग्जांपल नीचे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल एक गोल्ड सॉल। अब गोल्ड सॉल का मतलब क्या है कि गोल्ड को आपको किस में डालना है, वाटर में, किसी किसी डिस्पर्जन मीडियम में डालना है। एक गोल्ड सॉल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस हैविंग सेवरल एटम। तो गोल्ड सॉल कैसे बनता है कि जो गोल्ड के एटम होंगे, गोल्ड के एटम क्या होंगे, एग्रीगेट करेंगे। अच्छा, एक एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एटम तो फिर से नॉर्मल से आती है कि उसका साइज कोलाइड रेंज में छोटा चला जाएगा, कोलाइड की रेंज में नहीं हो।
तो बहुत सारे गोल्ड के एटम क्या होंगे, ऐसे आपस में एग्रीगेट करेंगे, जिससे कि पार्टिकल का साइज किस में चला जाएगा, कोलाइड की रेंज में चला जाएगा। क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है? लेकिन सर जी कोलाइड नहीं बनाएगा ना? अरे यार, डायरेक्ट कोलाइड नहीं बनाएगा गोल्ड। अभी आपको मैंने बताया था कि गोल्ड डिसॉल्व में तो हाँ सर, डायरेक्ट नहीं स्पेशल बनाएगा, मेथड। इनडायरेक्ट बनवाएंगे हम इसको। लेकिन बस अभी तो अब दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं ना पार्टिकल के साइज के बेस पर। यस सर। तो यदि आप इसको क्लासिफाई यदि प्रॉपर करना चाहते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर है, मल्टी मॉलिक्यूलर के साथ साथ क्या लायोफोबिक भी है हाँ सर। ना? तो ये आप बोल सकते हैं ऐसे क्लासिफाई करना चाहो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। For example, a gold sol may contains particles of various sizes having several atoms. Sulfur sol, इसी तरीके से सल्फर सॉल की बात करें, consist of particles contains 1,000 or so of acid molecules. मतलब मान लो ये एसिड का मॉलिक्यूल है, तो सल्फर के सॉल में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फिर से एग्रीगेट करेंगे, जिससे उसका साइज किस में चला जाएगा, कोलाइड की रेंज में चला जाएगा। These are held together by van der Waals forces. तो जैसे ये एक गोल्ड का एटम है, एक गोल्ड का एटम है, एक गोल्ड का एटम है, अब आपस में जब एग्रीगेट होगा तो कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स तो होना चाहिए ना बेटा। हाँ सर। इसी तरीके से मान लो ये सल्फर के एक मॉलिक्यूल है, ये भी सल्फर का मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, तो बाइंडिंग फोर्स होगा, तो बाइंडिंग फोर्स बोल रहे हैं किससे अटैच होते हैं, वॉन डर वाल्स फोर्स बता रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। समझ गए बेटा? किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो बेटा आप लोग, किसी को भी डाउट बता दो। हाँ सर। चलो अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा होता है इस बेस पर आपका मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड का मतलब क्या है कि ये इसमें एक ही पार्टिकल का साइज क्या बहुत बड़ा है। अब एक पार्टिकल का साइज बड़ा कब हो सकता है, जैसे पॉलीमर समझते हो आप लोग क्या बेटा, हाँ सर। जिसके बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे चेन खत्म ही नहीं होती, बहुत लेंथी होती, तो इसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा क्या? यस सर। तो यह ऑलरेडी से किस रेंज में आता है, कोलाइड की रेंज में आता है। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने जो एक पार्टिकल डाला उसी पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में था, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, तो उसने डायरेक्टली क्या बना दी, कोलाइड बना दी। तो इसके जनरल एग्जांपल होते हैं पॉलीमर। अब पॉलीमर दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरे कौन से बेटा, मैन मेड। तो नेचुरल क्या है, जैसे आपके स्टार्च, सेलुलोज, ये सब पढ़े हो बायो में, पॉलीमर से लोग, ये पॉलीमर से। स्टार्च सेलुलोज के बारे में नहीं पढ़े बेटा कभी क्या? यस तो ये सारा नेचुरल पॉलीमर है। मैन मेड क्या होता है, जैसे पॉलीथीन हम बनाते हैं लैब में, नायलॉन बनाते हैं, तो ये सारे क्या है आपके मैन मेड है। तो इसके एग्जांपल होते हैं सारे पॉलीमर। चलो एक बात देखते हैं जरा। When certain substances having big size molecule, उसका मॉलिक्यूल का ही साइज बिग है, बड़ा साइज है, called macromolecules having large molecular mass। अब जैसे ये चेन खत्म नहीं हो रही तो बेटा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा क्या, अच्छा खासा होगा, हाँ सर। है ना? Large molecular masses are dissolved in a suitable liquid. They form a solution in which the molecules of the substance, that is the dispersed particle, have size in the collider range. आप डालोगे ये ऑलरेडी सब्सटेंस का साइज किसमें, कोलाइडर रेंज में है, तो इसमें ना तो इसको डिसोसिएट होना, ना एग्रीगेट कराना, कुछ नहीं करना, सीधे मॉलिक्यूल इतना बड़ा था कि कोलाइडर रेंज में था वो। Such substances are called macromolecular colloids. कोई दिक्कत इसमें? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉलीमर की साइज इतनी बड़ी हो जाए कि सस्पेंस हाँ बिल्कुल हो सकता है, मे बी पॉसिबल है बेटा, बट अभी जो डिस्कस कर रहे हैं बता रहे हैं कि अब पॉलीमर की साइज के कोलाइडर रेंज में। एक बात सही है, एक डाउट आ सकता है कि पॉलीमर का साइज इतना बड़ा हो कि वो सस्पेंशन की रेंज में आ जाए, देन वो पॉलीमर आपको कोलाइड नहीं बनाएगा बेटा। ये मुझे अभी श्योर नहीं है कि पॉलीमर का साइज सस्पेंशन की रेंज में जाता नहीं जाता, बट ये बात सही है कि कुछ पॉलीमर तो बहुत बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, बट इसके बारे में मैं श्योर नहीं बेटा। क्लियर है क्या? यस सर। यदि होगा भी देन वो कोलाइड नहीं बनाएगा, आपको सस्पेंशन बना लेगा। ठीक। यस सर।
For example, naturally occurring macromolecules or polymers such as starch, cellulose, proteins, enzymes and gelatin, ये सारे क्या natural है? Example of man-made macromolecules or polymers are polyethylene, nylon, polyester, synthetic rubber, etc. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। अरे लायोफिलिक कैटेगरी में आएंगे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? ये लायोफिलिक की कैटेगरी में आएंगे ना। नहीं, मैं सबके कमेंट नहीं कर सकता बेटा। कुछ क्या है जो डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ डिजॉल्व नहीं होगा। केवल गोल्ड सॉल्व की बात कर रहे थे हम। जैसे यदि आप गोल्ड को वाटर में डालोगे देन वो क्या होगा, लायोफोबिक की रेंज में आएगा। अब ये जो पॉलीमर है इनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। आई थिंक स्टार्च और जेलेटिन और सेलुलोज मुझे लगता है शायद लायोफिलिक में आएंगे और बाकी साथ लायोफिलिक में आएंगे। इतना हम बता नहीं सकते बेटा किसी भी कोलाइडल सॉल्व को देख के। देखो स्टार्च में क्या होता है, ऐसे OH कुछ ग्रुप होते हैं ऐसे स्टार्च में या सेलुलोज में या जिलेटिन में भी आई थिंक इस तरीके से ग्रुप होते होंगे। और इस तरीके से यदि ग्रुप है देन वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है बेटा आप लोगों को? जैसे हमने इसको वाटर में डाला, ये मान लो कि कुछ आगे कुछ भी लगा हुआ है यहाँ पर ग्रुप, तो इसको वाटर में आप डाल दो तो वाटर के साथ ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो फिर तो इंटरेक्शन शो कर दिया ना इसने, और इंटरेक्शन शो करेगा फिर तो लायोफिलिक है। इंटरेक्शन शो नहीं करेगा तब वो लायोफोबिक है। देन लायोफोबिक में इंटरेक्शन सेट कराने के लिए आप कुछ एक्सटर्नल सोर्स डालेंगे या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स लगाएंगे। क्लियर? यस सर। पॉलीथीन तो मुझे लगता है बेटा कि आपका कि वो लायोफोबिक ही होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि पॉलीथीन को आप वाटर में डालते तो मिक्स नहीं होती है, तो वो तो फॉर श्योर लायोफोबिक होगा। बट अब बाकी सबको मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। हटा दें से। अब उसके बाद जो थर्ड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिटेल में इसी चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है, एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स के बारे में। अब जरा इसको देखते हैं। जरा थोड़ा बहुत आप सोप के बारे में आप जानते होंगे कि सोप का फॉर्मूला लो C17H35COONA ये होता है। यदि इसको आप ऐसे लिखें तो ऐसे आपके कितने कार्बन आएंगे, 17 कार्बन आएंगे। लास्ट में आपका क्या होगा, COO- Na+ होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इतना पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है क्या? वाटर रिपेलिंग होता है कि ये नहीं पढ़ा है 10th में कभी किसी क्लास में? सर यस सर। जो ये वाला पार्ट है आयोनिक पार्ट जिसे बोलते हैं, आयोनिक पार्ट, ये होता है बेटा आपका क्या, हाइड्रोफिलिक। वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहे। तो जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं वो आपके सोप बनाते हैं या फिर डिटर्जेंट बनाते हैं। सेम डिटर्जेंट का फॉर्मूला, थोड़ा यहाँ पर साथ SO3 कुछ हो जाता है डिटर्जेंट में, बाकी सारे सेम ही रहता है। तो सोप और डिटर्जेंट को जब आप वाटर में डालते हैं देन एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं। देन एसोसिएटेड कोलाइड का मतलब क्या है कि सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में एसोसिएट करा के मिसल बना देंगे। अच्छा, तो फिर एक डाउट आ सकता है कि ये तो पहले वाले की तरह ही है, पहला वाला में भी तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे थे क्या, मल्टी मॉलिक्यूलर बेटा? हाँ सर। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखो जरा, यदि मल्टी मॉलिक्यूलर होगा कोई भी सब्सटेंस तो उसको आप चाहे लो कंसंट्रेशन पर डालो और चाहे आप हाई कंसंट्रेशन पर डालो, दोनों केसेस में वो क्या बना लेगा, कोलाइड बना लेगा। लेकिन जो एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं उनको आप यदि लो कंसंट्रेशन पर डालेंगे देन वो कोलाइड नहीं बनाएंगे। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन के अबव ही क्या बनाएंगे, वो कोलाइड बनाएंगे। उससे नीचे की कंसंट्रेशन पे वो कोलाइड नहीं बनाएंगे। तो ये डिफरेंस है, समझ गए क्या?
यस सर। एक बार फिर से रिपीट करो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या है बेटा, आप चाहे लो कंसंट्रेशन डालो, बिल्कुल थोड़ा सा 1 ग्राम अमाउंट डालो तब भी वो कोलाइड बना ले जाएगा। लो कंसंट्रेशन डालो, हाई कंसंट्रेशन डालो, आपको कोलाइड बना ले जाएगा। लेकिन एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, आप लो कंसंट्रेशन डालेंगे देन आपका कोलाइड नहीं बनाएगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव ही बेटा वो कोलाइड बनाएगा, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, जो कि बनाते हैं आपके सोप के मॉलिक्यूल और डिटर्जेंट। एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो बता। The substances which when dissolved in a medium at low concentration behave as normal strong electrolyte। तो जब आप लो कंसंट्रेशन पर डालेंगे, जैसे आप सोप को लो कंसंट्रेशन पर डालेंगे तो किसकी तरह करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और सारे इलेक्ट्रोलाइट ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या, पार्टिकल साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा। यस सर। ठीक, तो यदि आपने सोप को बहुत लो कंसंट्रेशन पर डाला तो सोप किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टी। लेकिन यदि आप हायर कंसंट्रेशन पे ले जाएंगे देन वो कोलाइडल स्टेट की प्रॉपर्टी या कोलाइड की प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा। Due to the formation of aggregated particles are called associated colloid। जब आप हाई कंसंट्रेशन पर डालेंगे देन पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से वही है, जब पार्टिकल छोटा है एसोसिएट होगा तो पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा, कोलाइड रेंज में चला जाएगा क्या। अरे भाई पार्टिकल छोटा है, पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है, देन पार्टिकल बड़ा हो जाएगा, कोलाइड रेंज में चला जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब एक डाउट आ सकता है कि लो कंसंट्रेशन पे एसोसिएट क्यों नहीं होता, हाई पे क्यों होता, तो इसका रीजन हम कल डिस्कस करेंगे इसके अगले लेक्चर में, जब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। इसके जस्ट नीचे वाला टॉपिक है, वो आज खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे कि लो कंसंट्रेशन पे मिसेल क्यों नहीं बनाता, हाई पे क्यों मिसेल बनाता। The aggregated particles thus formed are called micelles। The formation of micelles take place only above a particular temperature। एक particular temperature के ऊपर ही होता है, called Kraft temperature, and above a particular concentration called critical micelle concentration (CMC). Each micelles contains at least 100 molecules। Example है इसका बेटा soap solution और detergent solution। अब यदि किसी को दिक्कत है यहाँ तक देन आप पूछ लो बेटा, किसी को भी बेटा किसी भी लाइन में दिक्कत है, किसी भी स्टेटमेंट में दिक्कत है देन आप क्लियर कर सकते हो।